Hi, welcome back to my YouTube channel मयंक कुमार ऑफिशियल। बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बिजी था बहुत सारी चीजों को लेकर। कुछ पर्सनल इश्यूज थे, कुछ हेल्थ इश्यूज था, वगैरह वगैरह। अभी भी मैं पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है, तो मेरी आवाज भी तो दबी आएगी। अभी बीच में इस तरह का मैं एब्रप्ट खांसता हुए भी पाया जाऊंगा। लेकिन आज का जो था ना, वीडियो बनना बहुत जरूरी था। एक बहुत ही बर्निंग इशू है जिस पे मैं बात करना चाहूँ। और बात मैं काफी दिनों से करना चाह रहा था, लेकिन मैं टालता जा रहा था। आज करूंगा, कल करूंगा। कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे, फिर उसमें कुछ चीजें हो रही थी, कुछ प्रोटेस्ट होने शुरू हुए थे, कुछ मुद्दा आए थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इनको उठा रहे थे। आज भी अभी जंतर मंतर पे पिछले 3 दिनों पे इस इशू पे धरना पड़ा हुआ है, हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी बन गई है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है इस पे धरना कर रही है। इससे पहले भी एक दिन धरना किया था उन्होंने। ये इशू था पेपर लीक का। मैं पेपर लीक पे एक मेजर वीडियो बनाना चाह रहा था, विद प्रॉपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड ऑल। लेकिन फिर मैंने देखा कि इन सब चीजों पे ना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दूं, मैं आपको अवगत करूं कराऊं कि भाई ये इतने इतने पेपर लीक हुए हैं इस गवर्नमेंट के अंडर में। ये चीजों से आप भली भांति अवगत होंगे। और आज जो है आप एक इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसका समाधान बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट ये सरकार जब तक है तब तक नहीं। रीनीट भी हुआ है, और मुझे पहले भी रीनीट होने से बहुत पहले ही टेलीग्राम पे पता चला था पेपर लीक हो चुका है। अब कितना इसमें सच्चाई है, कितना है, इसकी निटी ग्रिटी में मैं नहीं जाना चाहता। पहली दफा लाइफ में, मतलब इंडिया के हिस्ट्री में, एयरफोर्स का सहारा लेना पड़ा है एक सिंपल सा मेडिकल पेपर जो है कंट्री वाइड करने के लिए, कि गवर्नमेंट जो है ले रही। एक दूसरी तरफ जो है इसी इशू पे एक पार्टी बन चुकी है, कॉकरोच जनता पार्टी। आप लोग सारे लोग भली भली भांति अवगत होंगे। इनका पिछले 3 दिनों से जंतर मंतर पे दोबारा जो है ये चल रहा है। आज तीसरा दिन है। हड़ताल चल रहा है। वो इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले तो सिर्फ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे, और अब तो उन्होंने कहा कि अगर अब तो प्रधानमंत्री को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, ये अपने डिमांड्स में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये गवर्नमेंट इनको वहां पे सड़ा देगी, इनको बिठा बिठा के पका देगी। ये गवर्नमेंट बस भी नहीं करने वाली, और ये कोई इस्तीफा नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात, ये कोई लाठीचार्ज भी नहीं करेंगे, कुछ भी किसी तरह का नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो किसान आंदोलन में के समय भी आपने देखा था कि किस तरह से किसानों को, फार्मर्स को काफी दिनों तक बैठने दिया। फिर उसके बाद जो है उनका एक बीच में प्रोटेस्ट हुआ, तो उनको फिर खालिस्तानी वगैरह कह के उन पे लाठीचार्ज करके हटाने लगा। फिर जो टिकट रोने लगे तो उससे बहुत सारे लोग और जुड़ने लगे, तो फिर गवर्नमेंट फिर इस सत्ते में आ गई। इस तरह की चीजें हैं जो होता रहेगा। लेकिन फाइनली जो है किसान आंदोलन में प्रधानमंत्री ने एक अनाउंस कर दिया कि हम किसान बिल जो है, फार्मर बिल जो है, भरे मन से वापस ले रहे हैं। लेकिन बैकडोर से वो लेकर आ ही रहे हैं। वो सारी चीज इम्प्लीमेंट हो ही रहा है। जो भी किसानों के डिमांड थे वो कोई भी फुलफिल नहीं हुए। अब देखिए क्या है कि पहले तो गवर्नमेंट जो है, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, थोड़ा बहुत डरती भी थी कि हमसे स्टूडेंट नाराज हो जाएंगे, हमसे इस कास्ट वाले नाराज हो जाएंगे, हमसे उस कास्ट वाले नाराज हो जाएंगे, हमसे क्या कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग नाराज हो जाएंगे। इस तरह की चीजों से थोड़ी बहुत डरती भी थी। लेकिन अब के जमाने में, आज के डेट में, इस गवर्नमेंट को आपके वोट की भी जरूरत नहीं। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो में आपको बताऊंगा। आपकी वोट की जरूरत क्यों क्यों नहीं है, ये थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि
ये जितने भी ये सारे जितने आंदोलन है, ये सारी चीजें हैं, ये कुछ इसका सलूशन नहीं निकलने वाला जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी। और ये रहेगी, अभी काफी दिनों तक रहेगी। ठीक है, क्योंकि इन सब लोगों को आप ही लोगों ने, या आप जो स्टूडेंट है वो तो नहीं, लेकिन आपके मम्मी पापा लोगों ने वोट दे के आप लेकर आए हैं। और कुछ कोर वोट है इनका, कुछ फ्लोटिंग वोट है, और कुछ हिडन वोट है। वो साइंटिफिक रिगिंग होती है। और बहुत ही आजकल तो बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। आप देख रहे हैं कैसे एक के बाद एक इलेक्शन ये जीतते जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि अगर आप इसको लेकर, इस चीज को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। ठीक है, आप आके अपने जूते चप्पल घिसते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी आजकल इंग्लैंड में बैडमिंटन खेल रहा है इनके साथ ही। तो जो बैडमिंटन खेल रहे हैं उनसे आपको न्याय की उम्मीद और एक इम्पार्शियल जजमेंट की उम्मीद अगर आप कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मूर्खता तो लोग कर ही चुके हैं इस गवर्नमेंट को लाकर। और क्या कैसे मूर्खता कर चुके हैं कि अगर आपको इसके बारे में जानना है कि क्या हो रहा है पिछले 12 सालों में, आप देख लीजिए कितने पेपर जो हैं सक्सेसफुली कंप्लीट हुए, विदाउट लीकेज, विदाउट किसी तरह का कंट्रोवर्सी में आए। कितने पेपर्स इन्होंने कंप्लीट किए, चाहे ये नीट का हो, चाहे ये जेई का हो, चाहे कोई भी पेपर्स हो किसी भी तरीके का, ये हर जगह लीक होता है। इससे पहले इनकी मध्य प्रदेश में सरकार थी, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, व्यापक घोटाला। और उसी को अब कंट्री वाइड में फैला दिया गया है। और इसके पीछे एक पूरा एक हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा ये है कि जितने भी टॉप क्लास के पोस्ट हो, जितने टॉप क्लास के ब्यूरोक्रेट्स हो, जितने भी टॉप क्लास के ये डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स और जजेस बने, ये सारे अपने बने। इन्होंने बीच में सुप्रीम कोर्ट को भी हाईजैक करने किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कम से कम अपने बारे में तो सोचती ही सोचती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस कामयाब उस चीज को नाकामयाब बना दिया। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है आ, अपने टूटते जा रहे हैं। जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको तोड़ा जा रहा है, किस तरह से लाया जा रहा है। एक कंप्लीट एक एजेंडा चल रहा है कि किसी तरह से 2/3 मेजोरिटी ले लिया जाए, और फिर उसके बाद जितने भी चेंजेस लाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ले आया जाए। कुछ फंडामेंटल चेंजेस तो ये ला नहीं सकते कि सुप्रीम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मेजर चेंजेस तो ये ला सकते हैं, कुछ चीजों फंडामेंटल चीजों को छोड़ के। जो आपको पार्ट 3 का जो पार्ट है उसको छोड़ दिया जाए। जो उसके अलावा बाकी कहीं पार्ट 4, पार्ट 1, पार्ट 2 कहीं पे भी जो है 10th शेड्यूल सारे चीजों में ये चेंज लाएंगे। और अपने अकॉर्डिंगली लाएंगे, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। और आप और हम हाथ मलते रहेंगे। कारण ये है, आप हाथ इसलिए मलते रह जाएंगे कि आज वो जमाना नहीं रहा कि आप जाके किसी तरह का प्रोटेस्ट करें। अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपको एंटी नेशनल बना दिया जाएगा। आप यहां तक कि आप सिर्फ जो है अपने पेपर, जैसे सीबीएसई का पेपर, क्लास 12 का पेपर, किसी एक बच्चे ने, क्लास 12 के एक बच्चे ने कहा कि भाई मेरा पेपर तो जो मैंने चेक करवाया, रीचेकिंग के लिए दिया था, वो तो मतलब है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। वो क्या कहते हैं, मेरा है ही नहीं। फ्रंट पेज सिर्फ मेरा है, बाकी के पेजेस में तो मेरे आंसर शीट है ही नहीं, कहीं बदल गया। तो जो कंट्री की जो मेन नेशनल मीडिया है, जो कि गवर्नमेंट से चलाई जाती है, डीडी डीडी के एक बहुत बड़े कॉरेस्पॉन्डेंट ने उस बच्चे को एंटी नेशनल बना दिया, पाकिस्तानी बना दिया। तो आप रातों रात जो है अपनी सिटीजनशिप खो सकते हैं, रातों रात आपको लेबल कर दिया जाएगा। ये सब चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इनको सत्ता से बाहर निकलो। और मैं बता दूं, इनको सत्ता से आप बाहर कर भी नहीं सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनको आपके वोट की अब जरूरत नहीं। इनके पास 20 से लेकर 25% का बेस वोट है। वो बेस वोट क्या है? इन जो हमारे कंट्री के जो हार्ड लाइनर्स है, किसी भी कंट्री में हार्ड लाइनर्स होते हैं, हमारे कंट्री में भी हार्ड लाइनर्स हैं। आजादी से पहले भी थे, आजादी के बाद भी हैं, और फ्यूचर में भी रहेंगे। उनकी परसेंटेज ऊपर नीचे होती जाती है कि हार्डलाइन कितना कम होता है। तो ये हार्डलाइनर्स जो है वो 20-25% है, 25% के करीब है। कई बार जो है उनको और लोग ज्वाइन कर जाते हैं तो 30%। मैं मान के चलता हूँ कि अभी 25 से 30% हो गया है। तो 30% के वोट जो हैं वो हिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं हिलने वाला है? क्योंकि देखिए, मेरे कुछ मित्र हैं बंगाल के रहने वाले। वो दिन भर हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री को गालियां सुनाते थे। जब भी उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था, जब भी उनसे व्हाट्सएप चैटिंग होता था, 1,000 गालियां वो देते थे। मतलब अब मैं ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे जो कि मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा, दादा बंगाल में आपने वोट किसको दिया? आपने तो मोदी को दिया नहीं होगा। मतलब मोदी का कहने का सेंस है कि बीजेपी को दिया नहीं। बोला, दादा क्या है ना कि वो वोट करने जाते हैं ना तो अपने आप बटन जो है वहीं चला जाता है, हाथ उंगली जो है उसी बटन पे चला जाता है। हम कर भी नहीं सकते। और हमारे तरफ एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई है, तो हमें लगता है कि जो हमारा खाई कुआं है उसी के साथ चलो। तो इस तरह की मेंटालिटी लिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग जो उनसे नाराज भी हैं, ठीक है, जो उनका ग्रुप है हार्डलाइनर्स का, वो 30% वोट खिसकने वाला। अब उनको इस कंट्री में जीतने के लिए, कंट्री वाइड जीतने के लिए करीब 40-42% वोट चाहिए होता है। 40-42% में वो कंफर्टेबल मेजॉरिटी, बल्कि अबव 10 मेजॉरिटी, 300+ सीट ला सकते हैं। लेकिन अब तो उन्होंने इंतजाम कर लिया है सर, अराउंड 50-51। अगला इलेक्शन होगा, नेशनल इलेक्शन होगा, आप देखिएगा ये 50-51% क्रॉस करेंगे। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? ये सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, सारे प्रोटेस्ट इधर के उधर रह गए। उनको दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा, या फिर उनको प्रोटेस्ट को चलने दिया जाएगा, जैसे कि जंतर मंतर पे पिछले 3 दिनों से ये आपको कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को चलने दिया जा रहा है। और सालों साल वो प्रोटेस्ट पे भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये गवर्नमेंट वो नहीं है जिसको हम और आप जो हैं, हम और हमारे जिनको जिसको जो है हमारे और आपकी वोट की चिंता है कि भैया हमारा वोट खिसक जाएगा। उन्होंने पूरी तरह से इलेक्शन मैनेज कर लिया है। पहले जो फ्रॉड होते थे, ईवीएम का, ईवीएम के बटन का, ईवीएम हैक किया जाता था या नहीं होता था, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत तो होती ही है, ठीक है। लेकिन अब उस सारी चीजों को, अब उससे बहुत बड़े लेवल पे ये पहुंच गए हैं, इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये मतलब सारी सीमाओं को कर चुके हैं। पहले तो जो है सारे कंट्री में आप देख रहे हो एसआईआर हो रहा है। एसआईआर में जो है, जो ये पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके हैं थ्रू अपने डिफरेंट सर्वे, डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू, कि कौन इनका वोटर्स है, कौन इनका वोटर्स नहीं है। सोशल मीडिया सारी चीजों पे उनकी पकड़ है, सारा चीजों को ये रीडिंग करते हैं, मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद जो इनका एंटी वोटर है उनको किसी ना किसी तरीके से वो बाहर कर देंगे, जो इनको नहीं वोट करते उनको बाहर कर देंगे। प्लस में कुछ वोटर्स जो है इधर उधर के जोड़ देंगे। एक वोटर जो है वो महाराष्ट्र में भी वोट करेगा, बंगाल में भी करेगा, दिल्ली में भी करेगा, या उत्तर प्रदेश में भी करेगा। सेम वोटर्स जो है करेगा। वो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अब रहा नहीं। और वो उसका कोई औचित्य नहीं बचा हुआ है, किसी तरह से फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल हो गई है बाय एंड लार्ज। अब हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी सिर्फ नाम मात्र की रह गई। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं बहुत ही पैसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूं और मैं इस तरह की चीजें बोल रहा हूं जो कि टोटल इस गवर्नमेंट के खिलाफ है। सर ऐसा है, मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ चलो कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप एक काम करो, आप पिछले 12 साल के अंदर में अपने मम्मी पापा के बैंक अकाउंट को तलाशो। अगर आप प्रिविलेज्ड हो तब तो छोड़ दो।
लेकिन अगर आप एक मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के हो, तो आप सिर्फ इतना देखो कि उनकी कितनी परसेंटेज सैलरी जो है वो पहले सेव होती थी और कितनी अब होती है। क्या वो सेविंग कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या वो चीजें जो हैं अपने एफडीज, अपने सेविंग्स को तोड़ तोड़ के घर चला रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो आप खुद पता करना है। ये आपको इसके लिए रिसर्च करना। दूसरी तरीके से आपको कुछ नहीं करना है। आजकल तो एआई का जमाना है, एआई पे चले जाइए और सिर्फ टक 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 करके कंप्यूटर पे बैठिए और पता कर लीजिए, खुद ब खुद पता कर लीजिए कि एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन तीन चीजों का जो कि कोर चीज होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का, किसी भी कंट्री के विकास के लिए, सबसे बड़ा जो मापने की जो ये है जरिया है जिसको मापा जा सके, वो ये होता है कि उस कंट्री के लोग को वहां पे एजुकेशन की कैसे फैसिलिटीज है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे फैसिलिटी है, वहां पे जो है आपको जो है क्या कहते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री की कैसे फैसिलिटी है। आज के दौर पे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, धीरे धीरे या तो उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। मेरी बात मत मानिए, आप मेरी बात बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि हो सकता है मैं एंटी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा हूँ। आप खुद जाकर रिसर्च कीजिए और देखिए एजुकेशन पे कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, हेल्थ पे कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। अपने मम्मी पापा से जाके पूछिए कि भाई उनको जो है आजकल एजुकेशन पे कितना परसेंटेज अपनी सैलरी का या अपनी कमाई का देना पड़ रहा है, या जो आपके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, आपकी इस सब चीजों के लिए अपना कितना परसेंटेज जो है लगाना पड़ रहा है, और वो कितना परसेंट गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उन टैक्स के बदले में आपको क्या मिलता है। नाउ कम्स टू नाउ तीसरी बात जो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे कि अगर सड़कें बन रही हैं तो हाँ जी बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, लेकिन क्या सड़कें क्या बन रही हैं? टैक्स तो हम देते ही हैं, तो सड़क तो गवर्नमेंट का बनाना का काम है ही। कौन सी बड़ी काम है? आज सड़कें वो बन रही हैं जिससे कि गवर्नमेंट जो है आपसे टोल ले सके। तो आजकल जो है एक्सप्रेस वेज जो बन रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पे, वो बेसिकली बिजनेस है और टोल चलेगा। वो भी किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है आप देख लीजिए, कितने पुल गिरे, कितने रोड जो बने, जो एक्सप्रेस वे बने, उसकी क्या क्वालिटी है। मुझे कुछ नहीं करना, अब सोशल मीडिया पे जाइए आप लोग, ये जो नया जनरेशन है, जेनजी या जेन अल्फा, या फिर उससे पहले का जो है मिलीनियल्स जो है, हमारे जैसे लोग जो मिलीनियल्स है, वो सारे लोग पूरी तरह से सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और उसका बढ़िया बेहतर, मेरे से ज्यादा बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। आपको कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एआई के जरिए जो है ये सारा डेटा मिल जाएगा। मेरी बात को बिल्कुल मानिए, मत मानिए, और अपना खुद सा रिसर्च कीजिए और फिर पता कीजिए कि आपको मिल क्या रहा है। सच्चाई तो ये है कि हमारा जो नेशनल कैपिटल है, वहां पे आए दिन हर एक एरिया इंक्लूडिंग माय एरिया में कभी भी लाइट चली जाती है, कभी भी आती है, जो कि पास्ट में नहीं होता था। एटलीस्ट इस गवर्नमेंट से पहले जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसके समय में तो नहीं। हाँ, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसके समय में लाइट जाती थी, लेकिन पिछले 1 1.5 साल के पहले जो है, जो इस नई गवर्नमेंट है उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, शायद ही जाता था तो प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाता। लाइट चली जाती है किसी भी समय में, किसी समय आ सकती है, 1 2 घंटे की लोड शेडिंग नेशनल कैपिटल में हो रही है। आई डोंट नो कमर्शियल कैपिटल में क्या हालत है, और यूपी, बिहार और उन सब स्टेट्स का तो क्या है। आप फिर सोशल मीडिया में जाके खंगालिए कि यूपी में कितने घंटे की लाइट्स आ रही हैं, राजस्थान में कितने घंटे की लाइट्स आ रही हैं। प्रॉमिस ये तो किया गया था कि हर घर बिजली, हर घर बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी तो आनी चाहिए। तार खींच देने से थोड़े बिजली मिल जाती है, इलेक्ट्रिसिटी आनी भी चाहिए। नेशनल कैपिटल में ये हालत है कि पानी आए दिन जो है यहाँ पे गायब हो जाता है। कुछ एरिया में तो पानी ऐसा बदबूदार आ रहा है कि उसको आप पी नहीं सकते, पिएंगे तो आप बीमार होंगे, सीधे हॉस्पिटल में जाएंगे। वहां तो डॉक्टर्स ने उस एरिया के लोगों को बता दिया है कि आप पानी जो है गर्मी के दिनों में, बारिश के दिनों में तो चलिए उबाल के पीना समझ सकते हैं कि थोड़ा सही है,
तो घर में जो टैप में जो पानी आ रहा है वो एकदम, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके गटर में जो पानी होता है उसकी तरह आ रहा है, उससे थोड़ा सा बेटर आ रहा है और उससे ज्यादा बढ़िया नहीं। बाकी इंदौर में क्या हुआ और दूसरे क्या हुआ, मुंबई में क्या हो रहा है, पानी की कितनी किल्लत है। महानगर है ना मुंबई, देश का कमर्शियल कैपिटल माना जाता, फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। तो नेशनल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल में यह हालत है। हाउसिंग के क्या प्रॉब्लम है वो तो आप देख ही रहे हैं। तो मैं इन सब प्रॉब्लमों से आपको अवगत कराने की जरूरत नहीं, कराने समझता, बल्कि आप खुद जाके अपना रिसर्च कीजिए। और मैं बता रहा हूं कि ये, इसमें कोई विशेष सुधार होने वाला नहीं। हाँ, आपको दिखाया जाएगा कि देखो जी हमारे पास जो है हमारा जीडीपी इतना बढ़ गया, हमारा ये हो गया, और रियल डेटा फेक डेटा क्या है गॉड नोस, उसके लिए भी आप ही जाकर रिसर्च कीजिए। लेकिन एक्चुअल में आपका जो पर कैपिटा इनकम है वो कहाँ पे जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप वर्ल्ड में कितने फिगर पे आते हैं वो भी आप एआई में डालकर पता कर लीजिए। आप ये भी पता कर लीजिए कि भाई आपका प्रेस फ्रीडम जो है कितना है, उस इंडेक्स में कितना आते हैं। आप ये भी पता कर लीजिए, आप विदेश अगर जाते हैं तो ये भी पता कर लीजिए कि आपके पासपोर्ट की कितनी वैल्यू रह गई है, कि कौन सी कंट्री में आपको कितना ज्यादा। कुछ तो हम इंडियंस ही रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, लेकिन कुछ हमारी गवर्नमेंट है जो पासपोर्ट की रैंकिंग जो है उसके है। इकोनॉमी की क्या हालत है किसी से छुपा नहीं है। सॉरी, इकोनॉमी की क्या हालत है आपको बता तो दिया जाएगा कि भाई ईरान का युद्ध हुआ था, इसकी वजह से इकोनॉमी को ये पड़ रहा है। उससे पहले बोल दिया गया था कि कोरोना के हुआ था, उससे पहले बोल दिया गया था कुछ और होगा, कि पिछली सरकार की वजह हुआ था। और कुछ नहीं मिलेगा तो नेहरू जी को तो ब्लेम किया ही जा सकता है बहुत आसानी से, कि सब चीजों के लिए नेहरू रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो एक जोक सा बन गया है कि भाई बिजली चली गई तो नेहरू ने बिजली कटवा दिया। इस तरह की चीजें चल रही हैं और चलती रहेंगी ये आने वाले समय में, अगर आप ऑब्जेक्शन करेंगे सारी चीजें। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं तो बहुत ही पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ, और इतना पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ तो ऐसे कैसे काम चलेगा, राइट। तो ये पेसिमिस्टिक साउंड कर रहा हूँ तो इसका क्या इलाज है? इसका दो ही इलाज, जो नेपाल में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ। एक तो वो तरीका, वो आप करने वाले नहीं हैं। आपके मम्मी पापा आपको सड़क में नहीं आने देंगे। अगर आप मम्मी पापा पे डिपेंडेंट नहीं हैं तो भाई, आप अगर यंग हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आने देंगी, या फिर आपकी शादीशुदा है तो आपकी वाइफ नहीं आने देंगी। आप प्रोटेस्ट पे जा नहीं सकते हैं, और जैसे मैंने बताया उस प्रोटेस्ट का कोई फायदा भी नहीं है जब तक कि मास लेवल पे नहीं, और वो होने वाला नहीं। ठीक है, इस देश में तो नहीं होना है, अगर हुआ भी तो उसको सरकार पहले कुचलने की कोशिश करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे आप इनको ये कर सकते हैं, कैसे इस पूरे जंजाल से, एक पूरे क्वैगमायर है जो ये पूरा जो एक ऐसे है कि मतलब Catch-22 सिचुएशन सा हो गया, क्रिएट हो गया कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, एक हेल्पलेसनेस जो उसे आ गई है। आप सिंपल से उनको ये आभास कर दीजिए कि भाई इस बार तो वो बम्पर जीत, उनको 50% 60% वोट, ठीक है। और फिर जो है आप वही कीजिए जो आपको करना चाहिए। हाँ, उन सबसे पहले अगर आप यंग हैं तो अपने दादाजी दादी जी, अपने पापा जी, अपने मम्मी, जो व्हाट्सएप ग्रुप में बैठ के दिन रात हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं, उनसे जाके क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। सबसे पहला स्टेज है क्वेश्चनिंग, कि इफ यू आर वोटिंग फॉर समवन, व्हाई यू आर वोटिंग। आप पता चलेगा आपको कि 95% आपके पेरेंट्स, मैं सिर्फ आपके पर्टिकुलर पेरेंट्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब 90%, 95% लोगों के पेरेंट जो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, वो कभी कैंडिडेट के कैलिबर, कैंडिडेट की क्वालिटी और उस पे वोट करते ही नहीं। वो वोट करते हैं जो एक लीडर है, चाहे किसी भी हो, चाहे जो प्रो गवर्नमेंट हो, एंटी गवर्नमेंट है, वो सारे लोग। बंगाल में वोट हुआ तो लोगों ने ममता दीदी के नाम पे वोट दिया, बंगाल में वोट हुआ तो लोगों ने मोदी जी के नाम पे वोट दिया, बिहार में वोट हुआ तो लोगों ने नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पे वोट दिया, बिहार में वोट हुआ तो लोगों ने
तेजस्वी के नाम पे वोट दिया। कभी किसी ने ये जांचने की कोशिश ही नहीं की कि भैया हम जिसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, उसका नाम क्या है, उसके कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। अब आप अपने मम्मी पापा से ये सबसे पहले पूछे कि मम्मी और पापा मुझे ये बताइए कि आप मेरे लिए एक टीचर जो है वो ढूंढते हैं, तो आप कितना उसकी बैकग्राउंड वेटिंग कराते हैं। आप उससे पूछते हैं कि भैया आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप कैसे पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का क्या मेथोडोलॉजी है, आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो, हिंदी मीडियम को पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो, या बांग्ला मीडियम को पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो, वॉट एवर। ये सारी क्वेरीज करते हो। फिर उसके बाद आप फीस भी पता करते हो, फिर वही भी देखते हो कि कितना डिसिप्लिन है वो कैंडिडेट, वो टीचर। और उसके बाद स्कूल भी आपका जो चूज करते हैं, तो ये देखते हैं भाई कितना रिप्यूटेड स्कूल है, उसका कैसा है, उसके बोर्ड में कितनी परफॉर्मेंस है। ये सारी चीज करने के बाद ही आपके मम्मी पापा किसी टीचर को, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन कराते हैं। लेकिन उनको क्या हो जाता है जब वो एक देश का भविष्य, ये जो हम वोटिंग करते हैं ना, आपके मम्मी पापा, या कल को आप भी करोगे, ये आप यूं ही नहीं किसी को चुनते हो, आप ऐसे पर्सन को चूज करते हो जो आपके फ्यूचर के बारे में सोचे और उसका डिसीजन ले। आज देखिए क्या है, पिछले 10-12 साल से हम एआई के युग में आ चुके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका क्या है, हम पिछले 10 साल में अपने इंडिया में कितने एआई हम बना चुके हैं, आप मुझे बताइए। विज़ चाइना कितने बना चुके हैं? शायद एक भी नहीं। अगर कोई हो तो आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं भी देखना चाहता हूँ कितना एफिशिएंट है वो एआई। और हाँ, क्या हम एआई के यूजर बचे हैं, बन गए हैं, ठीक है, या फिर हम एआई जो है ये कर। आज हमारे कितने स्कूल्स के करिकुलम में एआई को इंक्लूड किया जा रहा है। हाँ, एक एआई समिट जरूर हुआ था, जिसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें चाइना के डॉग को लाकर बताया गया, अगर देखो जी हमने इंडिया में बनाया है, और उसकी पूरी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी। तो ये तो स्थिति है। वो एआई के जो क्या कहते हैं, क्लाउडे के जो चीफ है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का मजाक भी उड़ाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक टॉक शो में पाए गए कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जबरदस्ती सब लोगों का हाथ उठवा दिया, जैसे कि पॉलिटिकल मीटिंग में है। तो इस तरह की चल रही है, पूरे दुनिया में हम पिछड़े जा रहे हैं। एआई से हमारा कितना जॉब का नुकसान होने वाला है, इसकी कोई असेसमेंट नहीं की हो। उसको कैसे रिफिल किया जाएगा, कैसे ये होगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आप जितने लोग पढ़ रहे हो ना स्कूल कॉलेजेस और ये सारे यूनिवर्सिटी में डिग्री सिग्रीज लेके आ रहे हो ना, आप लोगों के जॉब्स सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड होंगे, हमारे जैसे लोगों की नहीं, जो मिडिल एज में है, मिड ये में है। हालांकि सही माने में तो मुझे भी बेरोजगार कर दिया गया है, और तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हमारे से मिडिल एज के लोगों के साथ इसलिए नहीं है कि जो मोस्टली जो मेरे एज के लोग जो हैं किसी कंपनी पे पड़े हुए हैं, और कंपनी उनको फायर नहीं कर रही है, उनको नहीं निकाल रही है, वो न्यू हायरिंग जो है ना वो बंद कर दी, कम कर दी है। आप एक काम कीजिएगा ना, उसी एआई का यूज करके आप इस डेटा को खंगाल लीजिएगा कि बीपीओ में हायरिंग जो है 2019 से लेकर 2026 के बीच में कैसे उसका डाउनफॉल आया। और ये भी पता कीजिएगा कि इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है। ये जो क्लाउडे है ना, एआई का, क्लाउडे एआई, इसी का एक रिसर्च है, ठीक है। उसने असेसमेंट करके ये बताया हुआ है, जो मिडिल जॉब जो है, मिडिल लेवल जॉब जो है, उसमें एआई का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और जो लोअर जो है, जो मैकेनिकल काम करना होता है, जैसे कार रिपेयरिंग, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, उनमें नहीं हो रहा है। समझ में आई बात? उनमें कोई जॉब की कटौती उसमें एआई से कुछ नहीं है, क्योंकि भाई एआई आपका एसी थोड़े रिपेयर कर दे,
एआई आपका कार, ठीक है, बट मेजरमेंट बता सकता है इधर उधर, जो एक दो चार पांच 10 15 जो हैं जॉब जाएगा, लेकिन किसकी जॉब जाएगा? एक क्लार्क की जॉब लेके जाएगा, एक इंजीनियर की जॉब लेके जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या तैयारी की है, आप जरा सा उसके बारे में पता कीजिए, अपने मम्मी पापा से क्वेश्चन कीजिए कि भाई जिनको आप वोट देते हैं, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उस गवर्नमेंट ने क्या क्या तैयारी की है आपके फ्यूचर्स के लिए। आप जा रहे हो ना मार्केट में, ये पेपर लीक सीकर लीक ये तो होगा ही होगा, ये पूरी मोनोपोली बनेगी और ये होगा, अभी भी और पेपर लीक होंगे, कोई पेपर लीक, क्योंकि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद ही हाथ खड़ा कर दिया। उनसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाई जो है ये पेपर लीक कैसे बंद होगा, तो बोले कि मीडिया से बोल रहे हैं, आप हमारी इसमें मदद कीजिए। आप बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो मीडिया से बोलते हैं कि इस पेपर लीक को खत्म करने में आप हमारी मदद कीजिए। हमारे सारे रॉ, सीबीआई, ये सारे चीज जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। बाकी, हाँ, अब आते हैं, आपको बताया कि मैंने पहला तरीका बताया था कि भाई जो है सड़क पे आना पड़ेगा, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरह, जो आप लोग आओगे नहीं और होगा नहीं। तो शुरुआत कीजिए पहले आप, पहला चीज कि क्वेश्चन करना शुरू कीजिए, स्टार्ट डिबेटिंग विद देम। एंड व्हेन यू डिबेट, जब आप डिबेट करेंगे उनसे, तो आप भी रीजन करेंगे। कल को आप ये नहीं कि मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया कि इस पर्टिकुलर पार्टी, इस पर्टिकुलर नेता के पक्ष में आपको वोट करना है, आपका वोटिंग राइट आया, आप 18 साल के हो गए, आपने आंख बंद करके मम्मी पापा की बात मानी। मम्मी पापा की बात मैं नहीं कहता कि आप मत मानिए, आप मानिए, दूसरी चीजों में मानिए, लेकिन आपका वोट जो होता है ना, वो आपका होता है, आपका फ्यूचर है। शायद मम्मी पापा को उस चीज की जरूरत नहीं है जिसकी आपको जरूरत है, पूरा फ्यूचर आपका है। ठीक है। ये आपके करियर को डिसाइड करेगा, आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी, जो पॉलिसी बनाएगी। अगर आप ये सोचते होंगे, अरे नहीं यार सारे पॉलिटिशियंस चोर होते हैं तो हम वोट ही नहीं देंगे, तो हमें क्या पता है। सर आप वोट नहीं देंगे, आप वोट नहीं करेंगे, तो आपको उसी तरह के गवर्नमेंट मिलेंगे जो आपको इस तरह के पेपर कराएंगे। तो फिर तो आप लोग डिजर्व करते हो ना, यू डिजर्व दैट। आप फिर कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई ये पेपर लीक हो रहा है, ये हो रहा है, जो हो रहा है सो उसको मानिए और फिर रहिए आप उसी में। देन स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप प्रोटेस्टिंग, स्टॉप डूइंग। एंड फिर वो आपको पाकिस्तानी कह रहे हैं, एंटी नेशनल कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने तो सबसे पहला एंटी नेशनल काम किया ना। क्योंकि आपकी जो नेशनल ड्यूटी है, राइट टू वोट, जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हुआ था, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, हमारे फोर फादर्स ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया है, उसको बेसिस पे आपको वोट करके एक सही मेंबर को चूज करके पार्लियामेंट में भेजना था या लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना था। तो वो आपने किया ही नहीं है, तो आप पार्टिसिपेट नहीं किए। पार्टिसिपेट किए भी तो आप किसी कास्ट, क्रीड या मम्मी पापा के आने की बातों पे मान के आप आंख बंद करके जाके नहीं। क्योंकि देखिए आपके मम्मी पापा में से 90% लोगों का, जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो चुका है। वो रीजनिंग जो है वो डालेंगे ही नहीं। ठीक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई सेंटर में तो वो, स्टेट में ही है, तो वो उनकी अपनी अपनी चॉइसेस भी है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया हुआ विदाउट थिंकिंग, विदाउट गिविंग इट अ थॉट इवन अ सिंगल सेकेंड। मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एक टीचर को हायरिंग के लिए, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कितनी रिसर्च की जाती है, कितनी सारी चीज की जाती है। आप अपनी पढ़ाई के लिए कितना रिसर्च करते होगे, भाई मैं कैसे पढ़ूं, तरीका ढूंढते हो कि कौन कौन सा है तरीका। लेकिन जो आपका फ्यूचर को, आने वाले समय में आपके फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेने जा रहा है, उसको चुनते समय आप कुछ कर ही नहीं रहे। आप सिंपल सिंपल, या तो यू हैव गिवन अप, ओके, या फिर आप कुछ कर ही नहीं। तो पहला स्टेज ये है कि आप क्वेश्चनिंग करना शुरू कीजिए। क्वेश्चनिंग करेंगे तो आप में रीजनिंग आएगा, आपकी रीजनिंग होगी तो फिर आप सिर्फ आंख बंद करके नहीं देंगे, आप सही कैंडिडेट को वोट। पहला चीज। लेकिन दूसरा चीज है, इनको अगर ये आपके घर पे आए, जो करेंट गवर्नमेंट है, इनको बताइए आप कि हाँ हाँ जी आप ही को देंगे, आपने तो इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है, आपके अलावा और कोई नहीं। इनके दिमाग में ये डालना है कि भाई आपका वोट जो है इनके पास ही जा रहा है। इस
इनको भ्रम में रखना है। जब तक ये आप भ्रम में नहीं रखेंगे, और फिर उसके बाद आप अपना डिसीजन लीजिए एंड यू वोट फॉर योर कैंडिडेट। दैट्स अ फर्स्ट सेकेंड स्टेज। ठीक है। जब फिर आपका कैंडिडेट जीत करके आता है, उसके बाद जो है, फिर आप उनसे क्वेश्चन करना शुरू कीजिए कि भाई, तुमने तो हमें ये प्रॉमिस किया था, हमें ये चीज नहीं मिली, तब जाके कुछ हो। अब आप बोलेंगे कि भाई आपके एक वोट से क्या होगा। सर, आपके एक वोट से ही सब कुछ होता है। ठीक है। अगर सब लोग यही सोचते रहे कि मेरे एक वोट से क्या होगा, हम वोट ही नहीं करने जा रहे हैं, उससे थोड़े कुछ होने वाला, तो फिर तो ये जीतेंगे जीतेंगे, ये आएंगे ही आएंगे। ठीक है। और फिर आप अपने गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं कर सकते, आपको हक ही नहीं बनता। कोई हक ही नहीं बनता, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया ढंग से। तो इस चीज को कीजिए। यही एक तरीका है इनको सत्ता से बाहर करने का। अब बिलीव मी, जब तक ये सत्ता से बाहर नहीं हो, या फिर इतने कमजोर ना हो जिससे कि इनको हमेशा डर रहे, इनको आज डर है ही नहीं, किसी तरह का डर नहीं है। इन्होंने सारे इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में लिया हुआ है, इंक्लूडिंग, मैंने कहा ना कि हमारी जुडिशरी भी बैडमिंटन खेल रही है इन दिनों इंग्लैंड में। अब मालूम नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे ऊपर आ जाएगा या नहीं आएगा इस लैंग्वेज में बात करने के, लेकिन मैं बोलूंगा, बार बार बोलूंगा कि हम और आप जो हैं कॉकरोचेज हैं उनके नजर में, और इसीलिए इसी रिएक्शन में कॉकरोच जनता पार्टी बनेगी। लेकिन क्या है ना कि उनके रिएक्शन करने से भी कोई फायदा नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी बना लो, या फिर आप कल को आ, किसी भी इंसेक्ट या किसी भी तरह का नाग देवता पार्टी बना लो, कुछ भी बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये इलेक्शन जीतेंगे, और बुरी तरह से जीतेंगे। तो इनको मिसलीड करो आप। जब आप मिसलीड करोगे, तो इनको ये क्या होगा, इनका वोटिंग परसेंटेज नीचे आएगा, ये कम फ्रॉड करेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपके दुकान, आप ये दरवाजे पे जाते हैं और आपने उनको बोला, नहीं जी मैं तो आपको वोट नहीं देने वाला, क्योंकि आपने तो काम किया ही नहीं है, आप तो ये हैं, आपके ये हैं, ऐसा है, वो है, वो है, तो ये मान के आपको चलेंगे कि भैया मेरा एंटी है, या तो सबसे पहले कोशिश करेंगे कि आपका एसआईआर में नाम कट जाए। ठीक है। अगर एसआईआर में नाम नहीं भी कटा, बच भी गया, तो कोशिश करेंगे कोई आपका वोट दे के चला जाए। वो भी नहीं दे पाए, आप वोट भी देने पाए, तो क्या करेंगे कि भाई आपका एक वोट आ रहा है एंटी में, तो दो तीन वोट जो है फोर्ज करके डाल देंगे, और सारी चीज इनके हाथ पे। लेकिन अगर आप इनको ये बताएंगे कि भाई मैं आप ही को वोट दे रहा हूं, तो इनके कैलकुलेशन में लगेगा भैया ये तो मेरा वोट पक्का है। तो वो थोड़ा जो फोर्सिंग होगी और जो गलत तरीका अपनाया है उसको वो कम करेंगे। कम करेंगे तो फिर इनकी संख्या घटेगी। अगर आप ये करते हैं, जब इनकी संख्या कम करती है, जब गवर्नमेंट एक कमजोर पैदा होती है, दूसरे पार्टीज के मेंबर से डिपेंडेंट होती है, बनेगी, शायद इन्हीं की गवर्नमेंट बन जाए, तो क्या होगा, इनको बहुत सारी चीजें जो हैं लोगों की बात सुननी शुरू। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक्टन थे, उन्होंने कहा था, पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट पावर, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। मतलब कहने का मतलब कि अगर सत्ता आपके अंदर में आती है तो वो करप्शन आता है, और जब एब्सोल्यूट पावर आ जाता है तो वो पूरी सिस्टम को ही करप्ट कर देता है। आप उठाकर देख लीजिए, अपने पूरे इंडिया के हिस्ट्री में उठाकर देख लीजिए, जब जब जो है एक सेंट्रल पावर जो है स्ट्रांग रही है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी जो है ना, उसका ग्रोथ कम रहा है, नीचे रहा। 1991 से लेकर 2014 का एक फेज था, जिसमें 5 साल नरसिम्हा राव, 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी, एक आध साल वो छुट्टे मुट्टे जो आए थे उनको, आई के गुजराल और देवगौड़ा, उनको हटा दीजिए, और उसके बाद जो है 10 साल मनमोहन सिंह का। इस पूरे दौर को उठा के देख लीजिए, उस समय की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई थी, और आज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आज का हालांकि डेटा बहुत सारा फर्स्ट डेटा है,
फिर भी उस फर्स्ट डेटा से भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम बहुत अच्छे सिचुएशन में थे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दो घटना बता रहा हूँ। हमारे पापा जो पहली दफा जो पढ़ाई पूरा की, इंजीनियरिंग की कोर्स की है, और उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट को लेटर लिखा कि बॉस, मेरा जो है सर्टिफिकेट भेज दीजिए, मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना। उधर से लेटर में आता है, ये तो रहा आपका सर्टिफिकेट, और साथ में उस सर्टिफिकेट के साथ में एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जॉब का अपॉइंटमेंट। क्योंकि उस समय डिमांड थी हमारे कंट्री में, क्रिएट हुई थी उस समय। कोई था जिनको आज गाली दी जाती है, जो एक मॉडर्न इंडिया की कल्पना करता था और इंडिया को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए उस समय इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और इस तरह के लोगों की बहुत इजी हायरिंग होती थी। और तभी आप देखिए, उस समय से लेकर हाल फिलहाल तक इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स की डिमांड जो है हमारी कंट्री में बढ़ी है। आज हर पेरेंट जो है अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहता है। और इसीलिए आप ये नीट का एग्जाम देते हैं, कोई जेआरएफ का एग्जाम है, सॉरी, इसका इंजीनियरिंग का एग्जाम देता है आईआईटी रुड़की वगैरह के लिए। तो देखो, हालांकि हालांकि आईआईटी रुड़की में भी जो ग्रेजुएट जो होते हैं उनको भी आजकल जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, थैंक्स टू एआई एंड थैंक्स टू हमारे मिसमैनेजमेंट का। ठीक है, ये जो लास्ट 10-12 ईयर्स में हुआ है, वो सारा डेटा आप ढूंढ लीजिएगा, मैं उसमें निटी में नहीं जाना चाहता। तो कहने का सेंस है, एक और समय था। फिर एक लल आया, एक लल आया जब हम छोटे बच्चे थे। उस समय पता चलता था कि लोग पढ़ाई लिखाई तो कर लेते हैं लेकिन जॉब मिलती ही नहीं। वो कब था? उस समय की गवर्नमेंट बहुत पावरफुल, सत्ता में उनके पास बहुत ज्यादा पावर था। ठीक है, हम एक दो वॉर जीते थे उस समय, सारा कुछ, लेकिन बहुत पावरफुल पड़े। टिल 1989, 1990 ये चीज चला। 91 से लेकर 2014 का एक दौर था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, जिसमें बीजेपी भी सम्मिलित थी, जिसमें कांग्रेस भी थी, जिसमें और भी छोटे छोटे पार्टीज जो आए थे। जो थोड़ा सा मैंने आई के गुजराल देवगौड़ा की बात कही, उस शुड टू इंटायर जो है 1991, 9 इयर्स उधर और 14 इयर्स इधर, ये 20-23 इयर्स का जो पीरियड था, सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुए। जब मैं ग्रेजुएट होके निकला था, आप समझ सकते हैं, हमारी कैंपस की प्लेसमेंट हुई थी और हमारे पास 4 जॉब ऑफर्स थे। हमारे पास चॉइस था, वो चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3, चॉइस 4। जब हम जॉब करते थे उस पीरियड में, हम, कोई बंदा जो है 1 साल में अपना जॉब स्विच कर रहा है, कोई 2 साल में कर रहा है, कोई 3 साल में। हमें तो हमारे सीनियर्स जो बोलते हैं, भैया इतना ज्यादा जॉब हॉपिंग मत करो। तो हम बोले, नहीं, हम अपनी सैलरी बढ़ा रहे हैं। मैं बोला कि नहीं, सैलरी तो बढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको एक्सपीरियंस भी लेना होगा और एक पर्टिकुलर थing में फिर आपके सीवी में रिफ्लेक्ट करेगा, बैड रिफ्लेक्ट, सही सजेशन हो दे रहे थे। लेकिन हम करते थे, हम सुनते नहीं थे उनकी बात, हम करते थे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वहां पे आप एक जॉब मांगते थे, 5 जॉब्स अवेलेबल थी। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आप जाके पता कर लीजिए, बीपीएस सेक्टर में 2016 से लेकर 2020-26 के बीच में कितनी परसेंट हायरिंग कम हुई है। एआई का पीरियड है, इसी समय एआई डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, 2016 ऑनवर्ड से शुरुआत का दौर था, चैट जीपीटी और ये सारी चीजें चल रही थी। ठीक है, जेमिनाई बाद में आया, फिर क्लाउड आया, बहुत सारी चीजें आई, सारे एआई जो है इसी समय आए, है ना। तो जॉब्स हमारे बन नहीं रहे हैं, कोई कम हमारे इसके प्लानिंग नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ब्लेम गेम में रहेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, तो आप डिजर्व करते हैं जो आपको आज मिल रहा है। यू आर नॉट सपोज टू कंप्लेन। ओके, राम राम खाइए, प्रभु का गुण नहीं, दाल रोटी खाइए, प्रभु का गुण गाइए, कहते हैं ना, कहावत है।
और राम राम करते रहिए। मंदिर तो बन गया ना, 370 भी हट गया। आपने कश्मीर में तो जाके जमीन तो जरूर खरीद खरीद ली होगी। ठीक है, नहीं खरीदी तो जाके खरीद लीजिए, मौका है। कौन मालूम कि पावर चेंज हो गया तो फिर 370 वापस आ गया, जिसके डर से लोग जो है अभी भी वोट दिए जा रहे हैं आंख बंद करके। तो आप जमीन खरीदने से रह जाएंगे। ठीक है, इससे पहले जाके पता कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर में तो 370 हटा दिए, नॉर्थ ईस्ट में और हिमाचल प्रदेश में वहां का भी अलग अलग 370 है सर। उसको कब हटा रहे हो? वहां कब जाके जमीन खरीद सकते हो? वहां तो हिमाचल में तो कुछ हिमाचली भी हिमाचल के कुछ हिस्से में जमीन नहीं खरीद सकते। तो ये जो पॉलिटिकल शगुफा आपको दिया जाता है ना कि 3 तलाक हट गया, 3 तलाक हटा, आपको क्या मिला सर? क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला ना। हाँ, आपको सुनने में अच्छा लगता है कि गलत था, गलत था। जो गलत है तो गलत है। 3 तलाक गलत था, गलत था। ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि 3 तलाक हटने से आपको क्या फायदा होगा? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी बीवी को बिना तलाक दिए ही छोड़ के बैठा हुआ है। तो बेचारी क्या कर सकती? उसको तो 3 तलाक भी किसी ने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो डबल सब डबल शादी हिंदू में भी, हिंदू मैरिज में भी किए हुए हैं। आपको ये है ना भाई कि शरिया कानून में 4 4 शादियां करते हैं, ढेर सारे बच्चे पैदा करते हैं। आप जैसा पता करिए, थोड़ा डेटा रिसर्च कीजिए, पता कीजिए कि हिंदुओं के कितने पेरेंट्स के बच्चे जो हैं उन्होंने लाइनें लगा रखी है, और उनके पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी। एनीवेज, मैं इन सारे डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आपको इन सारी चीजों से, जो पेपर लीक और ये सारी जो समस्याओं से जिससे ग्रस्त हैं आप लोग, जिसकी इतनी ज्यादा हु फ्राई बनी हुई है, रातों रात एक कॉकरोच जनता पार्टी ऑनलाइन बनती है, उसके इतने मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। मैं भी फॉलो किया था, मैं बता रहा हूँ, मैं भी अभी भी फॉलो करता हूँ। कर लिया था मैंने एज अ रिएक्शन। लेकिन क्या मैं जंतर मंतर गया था? नहीं, आना जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है उससे कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप सड़क पे आएंगे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं बोलना चाहता कि आप सड़क पे आ जाइए। और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप कोई तोड़ फोड़ नेपाल और की तरह कीजिए, बिल्कुल नहीं। नेवर एवर डू। क्योंकि कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर आप डैमेज करते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं। ये इनके नेताओं का कुछ नहीं जाएगा। इनके पैसे से नहीं बनाई है, हमारे और आपके पापा के, मेरे टैक्स का, आपके मम्मी पापा के टैक्स के पैसे से बनता है। देश उससे क्रिएट होता है, तो कंट्री की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना सही नहीं है। बिल्कुल मैं सलाह नहीं देता किसी तरह का। लॉ को अपने हाथ में मत लीजिए जिससे कि आप गलत जगह चले जाइए। ठीक है, आई डोंट वांट, बट अगर आपको रियली प्रोटेस्ट करना है सड़क पे पीसफुल वे, जैसे गांधीयन वे में होता है, अगर अगर आप आते हैं, अगर मैंने आपको देखा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपके साथ रहूंगा और आगे रहूंगा। लेकिन आप आएंगे नहीं, और वो हमारी कंट्री में पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप तो आजकल रील बना रहे हैं सर, रील ही बनाते रहिए। अगर सोल्यूशन चाहते हैं ना तो रील बनाना बंद कीजिए, और जो चीज मैंने बताया, क्वेश्चन करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन गवर्नमेंट से नहीं, गवर्नमेंट से बाद में कीजिएगा सर। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। क्वेश्चन अपने मम्मी पापा से कीजिए कि भाई, आपने इस नेता को चुन करके मेरा एमएलए या एमपी बना दिया है, या हमारा चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, क्या सोच के बनाया? क्या 370 की वजह से बनाया है? क्या पाकिस्तान की वजह से बनाया है? क्या 3 तलाक की वजह से बनाया है? या राम मंदिर की वजह से बनाया हुआ है? और उसके बाद रीजनिंग कीजिए, क्या आपको राम मंदिर, 3 तलाक और 370 से कितना बेनिफिट हुआ है? 370 हटने से आपको क्या नौकरी मिल रही है?
क्या आपका करियर इन्वास्टमेंट एडवांसमेंट हो रहा है? क्या कंट्री की जो तीन बेसिक चीजें मैंने बताई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये तीन चीजें क्या इम्प्रूव हुई हैं? अगर हुई हैं, गो अहेड एंड देन डू नॉट कंप्लेन, क्योंकि सब तो चंगा सी वाली बात ही है। चंगा सी चल रहा है तो चंगा सी चलने दीजिए। बाकी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, प्लीज इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। उनको बताइए कि मैंने कुछ चीज शेयर करने की कोशिश की है। कितना सफल होऊंगा मैं अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करने में आपको, आई डोंट नो। मुझे कुछ वीडियोस को 500 व्यूज मिल जाते हैं, कुछ शॉर्ट्स जो है 1000 व्यूज मिल जाते हैं, कुछ 100, 150, 30, 40, 50 व्यूज में ही थक जाता है। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा व्यू, तो प्लीज मेक श्योर दैट कम से कम 10 लोगों के साथ आप शेयर कीजिए। 10 में से 2 लोग भी अगर देख लेना, तो इस वीडियो का पर्पस पूरा हो जाएगा। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ पैसे अर्न करने हैं, नहीं जी, पैसे मैं अर्न कर लूंगा और भी तरीके से। कर रहा हूँ, इस समय भी कर रहा हूँ, जब मेरी पेट पे लात मार दिया गया है प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से। उसके ऊपर तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उस पर बात करूंगा। ठीक है, इस वीडियो के ऊपर उसका स्कोप नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा मेंशन तो जरूर किया हो, लेकिन मैं बोल नहीं रहा हूँ कुछ। ठीक है, मैं बेसिक एक समस्या था जो भी मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इस पे बनाऊं। और मैं आपको देखिए, मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सड़क पे आइए या जाके डायरेक्ट प्रोटेस्ट कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आप जंतर मंतर जाइए कांग्रेस जनता पार्टी के साथ, क्योंकि आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको रूट चीज बोल रहा हूँ, मेन चीज, स्टार्ट क्वेश्चनिंग यू, योर फैमिली, योर डिसीजन, योर पेरेंट्स डिसीजन। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी टिल नाउ। आई होप आपको पसंद आया। जैसे मैंने कहा, पसंद आया तो प्लीज 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। और फॉरवर्ड करते हैं इसको, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गया तो इस तरह का एक अभियान शुरू होगा। आप भी इस तरह का कुछ वीडियो बनाइए, अगर आपकी मेरी बातों में कुछ सब्सटेंस में, कुछ चीजों में कुछ सब्सटेंस लग रहा है, तो ऐसा वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पे डालिए। मेरी तरह लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए, बताइए कि कैसे इनको हराया जाए। इनको आप प्रोटेस्ट के माध्यम से नहीं हरा सकते, इनको आप प्रेजेंट वोट की तरह से नहीं हरा सकते, क्योंकि हर वोट का, हर चीज का ये कार्ड ढूंढ लेंगे। मैंने देख लिया है। ठीक है, मैंने देख लिया है, मैं ग्राउंड पे भी जाके काम करके देख चुका हूँ। 2024 के इलेक्शन में मैंने काम किया, कुछ कम तो हुए ही है, लेकिन फिर से वापस हो गए। ठीक है। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।